बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, खान साहब के लिए आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या रिलीफ देख रहे हैं? क्या ईद से पहले कोई चांस है कि उनको कोई केसेस में रिलीफ मिल जाए, जेल से रिहाई हो जाए? क्योंकि बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं या फिर लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे उनके वकील, वो ये कह रहे हैं कि ईद से पहले खान साहब जो हैं जेल से रिहा हो जाएँगे। अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये नहीं बता रही कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या वो वाक़ई बाहर आ जाएँगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ये महीना इनके लिए काफ़ी जो है ना फ्लेक्सिबल भी दिखता है और फैसिलिटेट करता हुआ भी नज़र आता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि वो ईद से पहले बाहर आ जाएँगे और आवाम के साथ होंगे, वो मुझे अभी इस साल में नहीं नज़र आता। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। वो आएँगे भी तो किसी तरह से या हॉस्पिटलाइज़ेशन खुदा ना ख़ास्ता होगी या फिर हाउस अरेस्ट होगा। इसके अलावा ऐसे हालात मुझे नहीं नज़र आता। ओके सर। अच्छा सर, ये हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया है, उसके बाद तोपों का जो रुख है अवाम की, वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। हुकूमत के कितने दिन बाकी रह गए हैं? शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी क्या हिलने वाली है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर जो सिंध के गवर्नर हैं, उनकी तब्दीली जो हुई है, इस्लामाबाद में जो एमक्यूएम टफ टाइम दे रही है और पीपल्स पार्टी भी टफ टाइम दे रही है, यूँ महसूस होता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, जो तजियाकार बता रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई उनकी हुकूमत खतरे में है? नहीं भाई, मैंने शायद इस साल के शुरू में ये भी बताया था आपको कि ये हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है और उस वक़्त ऐसे हालात नहीं थे, हालात ऐसे ही बनते हैं। पता नहीं चलता एकदम से चीज़ें आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है। तो मैं अभी भी इसी पे कायम हूँ कि यहाँ से हुकूमत और जो आपके मिलिट्री और ये जो भी हाई एलीट है, ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम पे आ जाएँगे क्योंकि टाइम फ्रॉम 15 मार्च टिल 15 मई ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है पाकिस्तान के लिए। जंगों के लिहाज से भी, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी और जो इन्फ्लेशन है, महँगाई के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सुनामी नज़र आने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि यूरोप से कई ममालिक अपने जंगी बहरी जहाज़ और बहरी बेड़े जो हैं, वो आबना हर्मुज़ की तरफ भेज रहे हैं ताकि इसको खोला जाए और उनके ऑयल की जो तरसील है, वो जारी रहे। सर, क्या आबना हर्मुज़ में कोई बड़ी जंग आप देख रहे हैं? क्योंकि पानी के हवाले से तो आप बता चुके हैं कि पानी में कोई बड़ी जंग नज़र आएगी, वबाएँ नज़र आएँगी। तो आबना हर्मुज़ के हवाले से भी बता दें कि यहाँ कोई बड़ी जंग होने वाली है? डेफ़िनेटली इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है सर। जो सन अभी ट्रांज़िट करके नेक्स्ट हाउस में आया है वो पाइसेस का है और पाइसेस जो होता है वाटरी साइन होता है। तो वाटरी साइन का मतलब बहुत क्लियर है कि ऑयल प्राइस भी बहुत ऊपर जाने वाली है और यहाँ पे कोई लंबी-चौड़ी जंग चल छिड़ेगी वापस से। और वापस से तो नहीं काफ़ी तवील छिड़ने वाली है और जो कि अच्छा खासा दुनिया का नुकसान भी करवाएगी। ओके सर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की जो बहरी मशक़ें हैं, वो इस वक़्त जारी हैं जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ शुमाली कोरिया ने, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं जापान के उस तरफ, और जिससे उन्होंने इशारा दिया है कि हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या देख रहे हैं, शुमाली कोरिया क्या इस साल या अगले साल कोई जंग में शामिल हो सकता है, किसी बड़ी जंग में? क्योंकि अभी तक तो वो किसी जंग में शामिल नहीं हुआ, ना कोई उन्हें दावत देता है जंग में शामिल होने की। अ, देखिए मुझे नहीं लगता इनका भी कोई पार्ट आने वाला है, कोई ख़ास। ये डेफ़िनेटली अपने टेस्टिंग वग़ैरह या जो भी इनकी एक्सरसाइज़ है, मिलिट्री एक्सरसाइज़ वो करते हुए दिखेंगे, लेकिन इनका भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना ही इनडायरेक्ट वे में शायद वो करते हों, लेकिन डायरेक्टली नज़र नहीं आता। ओके सर। अच्छा सर, मौजूदा सिचुएशन को देखें तो यूँ महसूस होता है कि अभी जो गलबा है, जो डोमिनेंट है, वो ईरान की तरफ से है। क्योंकि ईरान ने मुसलसल मिसाइल फायर किए हैं और इनका स्टॉक के हवाले से कोई खबर नहीं है कि इनका स्टॉक खत्म हो गया मिसाइल का, या इंटरसेप्ट करने की जो काबिलियत है, डिफेंड अपने आप को करने की जो काबिलियत है, उसमें कोई कमी आई है। लेकिन मुसलसल इसराइल और अमेरिका के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि इनके जो इंटरसेप्ट करने की जो सलाहियत थी, वो भी कम हो रही है और इनके मिसाइल्स की जो तादाद है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। और शायद इसीलिए वो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि हफ़्ते 2 हफ़्ते का गैप मिल जाए, मुज़ाकरात के बहाने वो अपनी स्टोरेज जो है दोबारा उसको फ़िल कर लें और फिर भरपूर तरीके से ईरान पे हमला करें। और लेकिन ईरान शायद ये चीज़ समझ चुका है। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ईरान कब तक टिक पाएगा? ज़ाहिर है ईरान ने एक लंबी जंग की तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी कितनी बड़ी है? क्योंकि ईरान के जो स्टोरेज डिपोज़ हैं, उनको नुकसान भी पहुँचाया है अमेरिका और इसराइल ने।
कितनी सलाहियत देख रहे हैं ईरान के पास अभी बाकी है? एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उनके पास कितना असला है, मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ। चार्ट के हिसाब से इनके साथ 10 साल भी जंग लड़ी जाए ना, तो इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे कि ये लड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है, मैंने जैसे बताया, 7th हाउस में ओपोनेंट हाउस अगर वीक होता है, तो जो असेंडेंट होता है, जो सेल्फ होता है, जैसे ईरान है, वो हमेशा हावी रहेगा। नो डाउट वो आए थे अमेरिका, जिस दिन आए थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये 2 दिन के बाद ईरान की सफाई हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये सुनते आ रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, ईरान फारिग हो गया, जबकि ईरान, जहां तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, वो तो अपने लेटेस्ट जनरेशन की मिसाइलों के करीब पहुंचा भी नहीं है अभी तक। तो इस लिहाज से हथियार की बात मैं नहीं करूंगा, मुझे ऐसा महसूस जरूर होता है कि ये हमेशा हावी रहेंगे, कोई भी आ जाए जंग में इनके सामने। ओके सर। अच्छा सर, हर अरूज को ज़वाल है, ये तो सब जानते हैं, और तारीख में पहली मर्तबा इस तरह हुआ है दूसरी जंग अज़ीम के बाद कि अमेरिका को किसी मुल्क ने चैलेंज किया है और आँखों में आँखें डाल के कहा है कि हम नहीं हारेंगे। पहले हमने वियतनाम को देखा, अफ़गानिस्तान को देखा, लेकिन वो गुरीला वार्स थी, वो बाकायदा कन्वेंशनल जंग्स नहीं थी। लेकिन ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि ईरान जो है, वो भरपूर जवाब दे रहा है। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जवाब दे रहा है ईरान, क्या इससे अमेरिका का जो असर और रसूख है, क्या उसमें भी कोई कमी आएगी? क्या ये हो सकता है कि कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, कोई नई सुपर पावर दुनिया में आ जाए? क्या इस तरह आपको दिखाई देता है कि अमेरिका का यहाँ से ज़वाल शुरू हो जाए? इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात याद कराऊंगा। जब हम लोग इस साल के शुरू में वीलॉग कर रहे थे अब, तो आपने मुझसे कहा था कि सर इस साल में बेहतरीन कंट्री कौन रहेंगे और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन रहेगा। आपको याद होगा मैंने कहा था इस साल में सबसे ज्यादा सुकून में रहेगा रशिया, और रशिया का बहुत अच्छा टाइम। आप उस वक्त हैरान हो गए थे और चौंक भी गए थे कि वो तो जंग में है। अब आपको हालात पता चले हैं कि रशिया के तो वारे न्यारे हो गए ना, हर तरफ से ऑयल की डिमांड है, असला की डिमांड है, सब चीज रशिया पूरी करेगा, तो वो तो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। और मैंने जैसे कहा था कि वो आने वाले दिनों में ये जंग बंद करने की तरफ आ जाएंगे, अप्रैल मई में इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं रशिया के लिए। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये जो लास्ट कंजंक्शन लगा था 20 फरवरी को, जो मैंने बताया था ग्रेट ग्रेट कंजंक्शन है, जिसमें एक नेपट्यून और एक सैटर्न का कंजंक्शन हुआ था 6 दिन का। वो बहुत ही क्लियर शो करता है कि जब ऐसे ग्रेट ग्रेट कंजंक्शंस होते हैं, तो दुनिया की तहजीबें, दुनिया की वर्ल्ड पावर, दुनिया का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जो सर्कल है वो चेंज होके किसके हाथ में जा रहा है, रशिया चाइना, और डेफिनेटली ये नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर के सुपर पावर होंगे, और ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके सर। सर ये बड़ी अहम प्रेडिक्शन है, यही मैं आपसे प्रेडिक्शन लेना चाह रहा था कि नई सुपर पावर्स कौन-सी होंगी? सर इसके अलावा अभी आपने ज़िक्र किया है कि रशिया बहुत प्रॉफ़िट कमा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मेरे सामने खबर चल रही है कि योमिया $200 मिलियन एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट जो है, वो ऑयल पे कमा रहा है रशिया। जी। सर इसके अलावा एक अहम अपडेट ये है कि अ, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये भी हमें पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूके और स्पेन ने अपनी जो एयर स्पेस है और अपने एयर बेसिस जो हैं, वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है, अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। सर ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखने में आ रहा है कि नेटो ममालिक अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप क्या देख रहे हैं, क्या यूरोप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता या नहीं होगा, आइंदा आने वाले दिनों में वो खामोश ही रहेगा? ये बड़ी आम सी बात है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों। अक्सर मैं मिसाल देता रहता हूँ कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो अपने साथ छोड़ जाता है, और जब अच्छा वक्त आता है गैर भी अपना साथ देता है। तो बिल्कुल सही मिसाल जिस पे बैठ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी यहीं रहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के हालात अब खराबी की तरफ जाएंगे, और अमेरिका अकेला रह चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल भी है, इसराइल की इतनी टुकाई हो रही है कि वो भी पता नहीं कितने दिन के बाद बोले भाई हम डन, वी आर डन। तो बात वही है कि जो गलत टाइमिंग पे कोई ऐसे इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत लंबे, तवील और खतरनाक तौर पे हमारे सामने आए हैं, पास में भी और आते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन कामों के लिए सही टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। अब वो एंटर तो हो गए हैं, लेकिन उनको एग्जिट नहीं नजर आ रहा। ओके सर। अच्छा सर, आपने एक प्रेडिक्शन की थी तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही आपने बताया था कि तुर्की इस जंग में कोई अहम किरदार निभाता दिखाई दे रहा है या इसमें शामिल हो सकता है। अब तुर्क सदर का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि खून का प्यासा नेटवर्क ईरान और इबलान में
स्कूल और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। सर फिलहाल तो दिख रहा है कि तुर्क सदर ईरान की साइड ले रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि तुर्क सदर जो हैं वो जिस तरह पाकिस्तान में हमारे लोग हैं, वो जिस तरह अमेरिका को सपोर्ट करते हैं या अमेरिका की जंग लड़ते रहे हैं, इस तरह तुर्क सदर हमने देखा सीरिया में भी अमेरिका की जंग लड़ते रहे और सीरिया में उन्होंने हुकूमत का तख्ता ही पलटा। लेकिन सर तुर्क जो लोग हैं या तुर्क सदर जो हैं वो किसकी सपोर्ट करेंगे इस जंग में? सामने से तो दिखाई दे रहा है वो ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले अपनी मदद कर लें, क्योंकि मुझे इनके ऊपर नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिख रहा है। ये किसी तरह से भी जंग का सामना करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो इनको पहले अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, जो मुझे लग रहा है ईरान के बाद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तुर्किया का होगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने निजी वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और उसने ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स और आपके सवालात को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और बड़े साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।